सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री नेटवर्क चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशंस पे कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांडे सर आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इसका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें मात्र 500 रुपये पर मंथ आपसे लिया जाता है। और इसमें हम आपको PDF में नोट्स अवेलेबल कराते हैं और वीडियो क्लिप देते हैं जिसे आप YouTube के माध्यम से देखेंगे। साथ में इसमें पर भी टेस्ट भी दिया जाता है। और दोस्तों, ये पहला ऐसा चैनल है जिसे हमने नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं पहली ऐसी कोचिंग है जो नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है। इसमें आप स्वयं पढ़िए, यदि आपको अच्छा लगता है तो 2 लोगों को और इसमें पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। यदि वो 2 लोग इस चैनल के थ्रू जुड़ जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपको एक शर्तन अमाउंट रिफंड किया जाता है। फिर वो 2 लोग और 2 लोगों को जोड़ते हैं तो उन 2 लोगों को भी पैसा मिलेगा, साथ में आपको भी मिलेगा। इस तरह से एक चेन चलती चली जाती है और सबकी अर्निंग होती है। इसीलिए हमारी कोचिंग का जो मेन थीम है, लोगो है, वो है अर्न विथ लर्न, पढ़ाई के साथ कमाई कीजिए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसे आगे रिकमेंड कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, जैसे आप भी आगे करेंगे और लर्न भी करेंगे। कंपटीशन भी बढ़ेगा तो आपको कंपटीशन बढ़ने के कारण आपकी कह सकते हैं कि पढ़ने की जिज्ञासा और बढ़ती जाएगी कि आप भी तो नंबर बनाना चाहेंगे कंपटीशन में। चलो, ज़्यादा समय ना देते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, और बॉन्ड्स के द्वारा जो कंपाउंड बन रहे हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहले हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समय का उपयोग करते हैं और बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये देखना है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एक सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 2 8 1 आता है। तो जो सबसे भारी कक्षक होता है वो कहलाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और उसके बाद जो होता है वो कहलाता है पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट ऑर्बिट। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं वो कहलाते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और ये ही इलेक्ट्रॉन केवल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, VALENCY, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? परिभाषा इसकी देखिए, किसी भी तत्व में, किसी भी परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 11 थे, 11 पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी भी परमाणु में या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। केवल बाह्य कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। केवल बाह्य कक्षक में ही उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा यह कक्षक वैलेंसी ऑर्बिट संयोजी कक्षक कहलाता है। ठीक है, क्या होगी परिभाषा? किसी परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, केवल बाह्य कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा यह कक्षक संयोजी कक्षक कहलाता है। क्लियर है? इंग्लिश में, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, only the electrons present in the outermost shell participate in the formation of chemical bond. These electrons are known as valency electron and outermost shell is called valency shell. Okay? इसे हम क्या कहेंगे? वैलेंसी ऑर्बिट या वैलेंसी शेल भी कहेंगे। क्लियर हो गया? सोडियम में सबके सब नहीं देंगे, केवल लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है ऑक्टेट नियम, अष्टक नियम। अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल्स। ये क्या है? इसे किसने दिया था? कॉस्ले लुइस नाम के कहने हैं, कॉस्ले व लुइस। नामक वैज्ञानिक। ठीक है, किस किसने दिया था? कॉस्ले Cosell and Lewis, इन्होंने बताया था कि परमाणु, कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व, प्रत्येक तत्व बंध बनाते समय अपने बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करना चाहता है, अष्टक करना चाहता है। प्रत्येक परमाणु या अणु या तत्व अपने बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। इसके लिए वह इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और किसी दूसरे तत्व के साथ साझेदारी भी कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या किसी दूसरे तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी कर सकता है। यह नियम अष्टक नियम कहलाता है। यह नियम अष्टक नियम कहलाता है। आए समझ में? अष्टक नियम क्या है बताइए? प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वह किसी भी तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है या
इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, फिर से सुन लो। इस नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु, अणु अथवा यौगिक का निर्माण करते समय इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर अथवा सहभाजन कर अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। According to this law, any atom during the formation of molecule, for the formation of chemical bond, lose or gain or share its electron and possess the tendency to complete the octet, means gain 8 electron in the outermost shell. क्लियर हो गया? मतलब क्या है, जैसे सोडियम की बात की थी हमने, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, ये बटाता था कितने हुआ 281, डिस्ट्रीब्यूशन पर 281 था। तो ये इसका आउटर मोस्ट, ये सोडियम क्या चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यह किसी के साथ शेयरिंग भी कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है या किसी के ले भी सकता है। ठीक है, तो ये नियम क्या कहलाता है, ऑक्टेट। अब ये बात आती कब इलेक्ट्रॉन देगा, कब इलेक्ट्रॉन लेगा और कब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। तो इसके लिए आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। क्या चाहता है, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, कब लेगा या कब देगा। तो याद रखना कि अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। यदि ग्रेटर देन 4 है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और 4 है तो ना देगा ना लेगा, शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना कि ऑक्टेट का आधा होता है 4। अगर 4 से कम है, 3 है या 2 है या 1 है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा देगा, और देने के कारण हमेशा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और यदि 4 से अधिक है, 5 है, 6 है, 7 है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा तो लेने के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और यदि कुल 4 ही है तो वो फिर शेयरिंग करेगा, वो ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से लेगा, वो शेयरिंग कर लेगा। और शेयरिंग करने पर उसका जो खुद के इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं वही बने रहेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बना रहेगा। क्लियर? अष्टम नियम क्या था, प्रत्येक परमाणु बंध बनाते समय अपने बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। इसके लिए वह इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी कर सकता है। ये नियम क्या कहलाता है, अष्टम नियम। क्लियर होगा? ये बंध हमेशा इन्हीं नियम से बनते हैं। अब हमें ये देखना है कि कैसे देगा कैसे लेगा, और एक चीज और याद रखना, अगर 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा, 4 से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और 4 है तो शेयरिंग करेगा। ठीक, आगे चलें। हालांकि ये पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर का, लेकिन फिर भी जब बॉन्ड पढ़ना है तो हमें ये दोबारा से रिवाइज करना है, इसलिए मैंने इसको रिवाइज किया है। अब आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध कैसे होते हैं, ठीक है। रासायनिक बंध कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। एक होता है
विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, या इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, इसे कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और थर्ड होता है उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम होगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो बॉन्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है विद्युत संयोजक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध, तीसरा उप सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या होते हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जैसे देखिए Na है, Na की रिएक्शन हम Cl से करते हैं, तो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 2 8 1। और क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 17, तो इसका क्या बनेगा? 2 8 7। इसका मतलब ये, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाह्य कोश में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ये बाह्य कोश कहलाते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के दोनों क्या चाहते हैं कि उनके आउटर में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, माने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके लिए कुछ भी करने में तैयार रहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन आपने दे सकते हैं, ले सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर हम गौर करें तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को, क्लोरीन को दे देगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और इसने लिया तो इसमें से 1 हट जाएगा, तो इधर क्या रहेगा? 2 और 8, 1 तो हट गया, और इसके पास आया है तो क्या बन गया? 2 8 8। देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो किसने दिया? इसने दिया और इसने लिया। तो ये कौन सा बॉन्ड बना? ये कौन सा बॉन्ड बना? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये कंपाउंड क्या कराएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है और उसके ऊपर चार्ज होने लगता है, तो जब किसी भी तत्व के ऊपर अगर चार्ज शो होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम आयंस कहते हैं। तो अपन ऐसे कहते हैं आयनों के बीच में बनने वाला बंध विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से एक ने दे दिया, दूसरे ने ले लिया, तो बनने वाला बंध विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाला बंध, तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य आदान प्रदान से बनने वाला बंध विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। इस प्रकार के बंध में एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है जबकि दूसरे द्वारा ग्रहण किया जाता है, और इस प्रकार बना यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है। क्लियर? दूसरी परिभाषा कह सकते हैं आयनों के मध्य, जो आयंस बन गए, आयनों के मध्य बनने वाला बंध विद्युत संयोजी बंध कहलाता है, तथा ऐसे यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है। इंग्लिश में the bond which is formed by the exchange of electron between two or more atoms
are called electrovalent compound. The bond which is formed by the exchange of electron between atoms is called electrovalent compound, and compound is formed. The electrovalent bond and compound is called electrovalent compound. Second definition: the bond which is formed between the ions. The bond which is formed between the ions are called electrovalent compound. Okay, are called electrovalent bond, or compound is called electrovalent compound. Example: in NaCl, the total number of electrons of Na is 11, so it distributed to 81, means it have one electron in outermost orbit, and chlorine have total electron 17, so its distribution is 287, and it have outermost orbit electrons is 7. When they react together, sodium donate his one electron, outermost electron, to the chlorine. Chlorine accept this electron and get negatively charged, and sodium denote this electron, that's why it become positive charge. And this type of bond, in this Na and Cl, the exchange of electron is possible. Therefore, it forms electrovalent bond, and NaCl is a electrovalent compound. Na के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन उसे ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाता है, और सोडियम देने के कारण धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार दोनों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और यह बना बंध विद्युत संयोजी बंध कहलाता है, और ऐसा यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसका और कोई अगर एग्जांपल देखना चाहे तो जैसे हम ले सकते हैं KCl K के पास कितने होते 19, तो उसको आएगा 289, और इसके पास कितने होते 17, ऊपर लिखा है 287। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसके पास 1 कम हो जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी कैसा हो गया। ठीक, अब इसमें एक चीज शॉर्टकट में देखना हो तो क्या देखते हैं कि आपका जो भी सेंट्रल एटम हो, जैसे इसमें K और Cl, अगर अकेले हो तो नॉर्मली अपन जो पहले लिखा होता है उसी को सेंट्रल एटम मान लेते हैं। सेंट्रल एटम वैसे नॉर्मली पहले लिखा जाता है। तो इसके आउटर मोस्ट में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे इसके में 9 है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, अगर सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो ये मान के चलना 100% बात है कि इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो 100% इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इसको देख के ही बता देंगे इसको कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमें पूरे डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब इनके गुण क्या होते हैं, आयनिक बंध के, आयनिक यौगिकों के गुण क्या होते हैं बताइए। पहला, आयनिक यौगिक प्राय कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिक प्राय कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है। दूसरा, इनके गलनांक पतनांक उच्च होते हैं। तीसरा, ये प्राय कठोर होते हैं। चौथा, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः कठोर होते हैं और सामान्यतः ये कुचालक होते हैं, जबकि पिघली हुई अवस्था में ये कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण। ठीक, इसमें क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। नॉर्मली दीज कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड, it have high melting and boiling point. These compounds are good conductor of electricity in melted state or in aqueous state.
but in solid state they are bad conductor of electricity. Why? Because in this the flow of electric current is possible due to the movement of ions. They are brittle in nature or they are soluble in polar solvent. ये ध्रुवीय ग्रहों में घुलनशील होती है। क्लियर? अब इसके बाद आता है इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, the factor which affecting ionic bond. First, आयन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एक एंथैल्पी। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? आप कह सकते हैं अफेक्टिव फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से? फर्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी माने आयनन ऊर्जा। सेकंड, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, ऋण विद्युता में अंतर, से ऋण विद्युता में अंतर भी कहते हैं, ऋण विद्युता में अंतर। ठीक। तीसरा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब इन्हें समझ लीजिए। पहला है ऋण विद्युता में अंतर। तो ऋण विद्युता में जितना अधिक अंतर होगा, जो जितना ज्यादा ऋण विद्युती होगा, आयन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ही अधिक प्रभावित होगा, उतना ही अधिक विद्युत संयोजी बंध प्रभावित होगा। The higher the electronegativity difference between the combining atoms, easier is the formation of ionic bond. फिर से सुनो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, higher the electronegativity difference between the combining atom, easier is to formation of ionic bond. ठीक है, संयोग में भाग लेने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में जितना अधिक अंतर होगा, उतनी ही सरलता से विद्युत संयोजी बंध बनता है। ठीक है। सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मान जितना कम होगा, उतनी ही सरलता से बनेगा। ठीक है। लोअर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट, easier is its tendency to lose electron and form cation. Ionization enthalpy of group first and second is low. कैसे समझे? या आप लिख सकते हैं lower the ionization enthalpy of element easier to form the tendency to form electrovalent bond. आयनन ऊर्जा में जितना
कम अंतर होगा उतनी ही आसानी से विद्युत श्रृंखली बंध बनता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें लिख होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना अधिक होगा उतनी ही आसानी से, अगर बंधुता का मान, इसको ऐसे भी लिख सकते शॉर्टकट में कैसे लिखें, आयनाइजेशन एनर्जी, तो IE लोअर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इजी बनेगा, हायर। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हायर, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हायर, आयनाइजेशन एनर्जी लो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हायर, और डिफरेंस हायर, बॉन्ड भी वो डिफरेंस लो, डिफरेंस हायर, बॉन्ड भी हायर। क्लियर? केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। पहला बॉन्ड था केमिकल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है वो क्या बना, केमिकल बॉन्ड। सेकंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक माने समान सहायता करना। तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार बने हुए बंध पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के संयोजन से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है, और साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है। क्लियर? जैसे अब हम देखते हैं, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं सहसंयोजक बंध का। क्लोरीन ले जाए, Cl2 क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, 287। दूसरे के पास भी कितने हैं, 17, 287। दोनों मिलेंगे और दोनों क्या चाहते हैं, अब दोनों आपस में मिलकर Cl2 बनाएंगे। दोनों अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, तो दोनों ले जाएंगे हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, तो संभव ही नहीं है। तो फिर दोनों लोग क्या करेंगे कि देखेंगे, एक काम करते हैं हम और तुम दोनों साझेदारी कर लेते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 कर देते हैं हम इसको, 7 वाला इलेक्ट्रॉन ये आएगा। सेवन वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे दूसरा वाला क्लोरीन भी कहेगा ठीक है हमारे पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6, हमारा भी इलेक्ट्रॉन ले लो। ये दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन भी आ गया, हो गया। तो जी कहेंगे ठीक है, दोनों लोग साझेदारी कर लेते, साझे के इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों का अधिकार रहेगा। तो जी देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 4 6 8, इसका भी रहेगा, इसके पास भी रहेगा 2 4 6 8, इस तरह का बन जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कितनी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम कैसे दिखाते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, माने एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो क्या बन गया Cl2। तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। The bond which is formed by the sharing of electron by atom is called covalent bond. क्लियर? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है,
और साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं पर समान अधिकार रहता है। ठीक, तो एक बात आप ध्यान रखना इसमें, हमेशा अगर एक से परमाणु जैसे Cl2 O2 Cl2 O2, ठीक है, इसके बाद अपन कहते हैं Br2 H2, ऐसे एक ही चीज के परमाणु हो और ओजोन को छोड़कर, अगर तीन हो तो नहीं, ओजोन को छोड़कर, तो उनमें कौन सा बंध बनेगा? हमेशा सहसंयोजक बंध बनेगा। क्लियर? The bond which is formed by the sharing of electron is called, the bond which is formed by the sharing of electron is called covalent bond. Okay? बता दो इसको, जरा फास्ट बता दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बता दे इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है बताइए। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। दूसरी एमपीबीपी, तीसरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत प्रवाह। चौथी केमिकल रिएक्शन। हालांकि इनका मैं एक चार्ट बना देखा आपके में, जिससे आपको याद करने में सभी को बंद याद होना चाहिए और निकालना आना चाहिए। तो फर्स्ट है इसकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है, लिखिए, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव वीक van der Waals attraction force between molecules, thus they are mostly gases or liquid। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः गैस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के मध्य दुर्बल van der Waals आकर्षण बल कार्य करता है। जब दुर्बल है तो बॉन्ड इजी वे में टूट जाएगा, तो इसका मतलब इनके एमपीबीपी भी कैसे होंगे, लो होंगे। कोवैलेंट कंपाउंड यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड में सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक व अपवर्तनांक भी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, विद्युत धारा का प्रवाह। जब ये विद्युत धारा का प्रवाह इसमें होना चाहिए, क्यों? कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट नॉइज and they are bad conductor of electricity in solution or melting state। जलीय अथवा पिघली अवस्था में इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि आयन बहुत चले गए, टूट गए। नेक्स्ट होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग दिस मॉलिक्यूल्स आर स्लो, माने विद्युत संयोजी यौगिकों के मध्य होने वाली क्रिया बहुत धीमी गति से होती है। क्लियर? तो केमिकल बॉन्ड कितने अपने पढ़े, दो पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा, इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट क्या था, परमाणुओं के मध्य आयनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाला बंध
कोवेलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। या आयनों के मध्य बनने वाला बंध इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। सहसंयोजक बंध क्या है? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनना, उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, एक में दे दिए दूसरे ने ले लिए, बात खत्म। और सहसंयोजी में क्या होगा? दोनों लोग साझेदारी करेंगे और दोनों लोग बराबरी से मिलाएंगे, और जो बराबर के इलेक्ट्रॉन होंगे, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, उस पर दोनों का समान अधिकार रहेगा। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है, और साझे के इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोवैलेंट क्या था? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, and the bond which is formed by the sharing of electrons is called covalent compound। ठीक, अगर उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो कैसा था? नॉर्मली सॉलिड थे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? सॉलिड इन नेचर। इसमें लिक्विड और मोस्टली लिक्विड और गैसेस। उनके एमपीवीपी कैसे थे? हाई, इट्स एमपीवीपी इज लो। उसमें विद्युत धारा का प्रभाव उनकी पिघली अवस्था में और जलीय अवस्था में होता था। इनमें the electric conductance is not possible in its melted or aqueous state। और आयनिक यौगिकों के बीच में जो क्रिया होती है वो फास्ट होती है, और इसमें कैसे होती है? स्लो होती है। ठीक है। अब तीसरा और लास्ट बॉन्ड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? ये भी कोवेलेंट के समान होता है, लेकिन इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। तो क्या होगा? उपसहसंयोजी बंध क्या कहलाएगा? इस प्रकार का बंध दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध, जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध, जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे ग्राही कहते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है, और तीर की दिशा दाता से ग्राही की ओर होती है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, बट फॉर शेयरिंग electron is provided by only one atom. Such type of bond is called coordinate bond. It is denoted by arrow sign. The direction of arrow from donor to acceptor. From donor to acceptor. दाता से ग्राही की ओर होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल दिया ओजोन। ओजोन में O के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। हमने एक मॉलिक्यूल जी हो गया, एक मॉलिक्यूल जी हो गया, एक मॉलिक्यूल जी हो गया, 3 हो गए। तीनों को O के पास कितने होते हैं कुल इलेक्ट्रॉन? 6। तो क्या होगा? 2 and 4, इसका भी 2 and 4, इसका भी 2 and 4। आउटर मोस्ट में से कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं, 6 होंगे। 2 and 6, 2 and 6, 2 and 6 and 2 and 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करेंगे? पहले दो, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, दोनों ये चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करेगा? आपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और कहेगा ठीक है अपन साझेदारी कर लेते हैं। तो जो साझेदारी हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें 2 दे दिए। ठीक है, 2 मेरे भी ले लो, इसमें भी 2 दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन। तो साझेदारी हो गई। साझे के इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार रहता है। देखो इसके 8 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8।
इसका भी अधिकार रहेगा, ये भी हो गया। ठीक, तो जो इन दो के बीच में क्या बना, एक ऑक्सीजन ये था, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, तो ये बन गया। क्लियर? अब ये भी जुड़ा है, तो ये कहता है कि भैया मेरे साथ भी कर लो। अगर अब ये भी दो इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करता है, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और इस ये भी अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दे, जे वाले अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दे, तो अगर इसके साथ ऐसे ही साथ सहयोग बंद बनाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना, चार्ज होगा, 8 हो 10, तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, कहेगा ठीक है ऐसा करो, मेरे दो इलेक्ट्रॉनों को पार्टनरशिप के लिए आप यूज कर लो, तो वो इसे दे देगा। तो इसके ऊपर इसका अधिकार तो आ गया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन इसने नहीं लिए। तो इधर जो साझेदारी हो रही है, इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिया है, केवल जे दे रहा है, तो ये बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, उपसहसंयोजी बॉन्ड। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O। लेकिन यहाँ पे कौन सा बनेगा, तीर का निशान O, क्यों, जे क्या शो कर रहा है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। तो ओजोन में कौन सा है, O का बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध। क्लियर? ऐसे ही होता है H2SO4 में भी उपसहसंयोजी बंध बनता है। तो सहसंयोजक उपसहसंयोजक में क्या अंतर है, सहसंयोजक में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन उपसहसंयोजक में क्या होता है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध को क्या दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से दिखाते हैं, लेकिन उपसहसंयोजक को हमेशा तीर के निशान से दिखाते हैं। और तीर की दिशा क्या होती है, दाता से ग्राही की ओर। कोई दिक्कत है इसमें? एग्जाम्पल क्या होगा इसका, H2SO4, ओजोन, बहुत से एग्जाम्पल बन जाएंगे। क्लियर है? अब इसकी प्रॉपर्टी देखना है, इसकी प्रॉपर्टी कोई होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली, इसके प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है। तो बॉन्ड क्लियर हो गए। अब हम इनका एक चार्ट बना देते हैं, जिससे आपको पूरे समय में एक ही बार में आएगा। चार्ट में क्या आएगा, प्रॉपर्टी, गुण, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर्मेशन, बनना कैसे बनता है, by exchange of electron, by exchange of electrons, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। ये कैसे होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी क्या होगा, बाय शेयरिंग of electrons, but electrons provided by only one atom। ठीक है, तो क्या होगा, it is formed by the exchange of electrons, covalent bond, it is formed by the sharing of electron between atoms, और ये भी it also formed by the sharing of electrons between atoms, but electron space provided by only one atom। क्लियर? अब इसकी बात आएगी इसका नेचर, प्रकृति, सॉलिड, और ये कैसे होते हैं, लिक्विड और गैस, ये भी लिक्विड और गैस। नेक्स्ट MPBP,
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई लो लो, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन वेरी फास्ट, बहुत तेजी से होती है, फास्ट और स्लो होती है, ये स्लो, ये भी स्लो, ठीक है। इसके बाद कंडक्टेंस, पॉसिबल ओनली इन मेल्टन और एक्वस स्टेज, एक्वस स्टेज, ठीक है ना। नॉट पॉसिबल इन एक्वस, एक्वस और मेल्टन स्टेज, ठीक। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु द्वारा दिए थे, ये भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, लेकिन साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए। इसकी प्रकृति कैसे भी ठोस होता है, ये द्रव अथवा गैस अवस्था में पाए जाते हैं, इनके बीच में बंटवारा फोर्स लो होता है। ये भी एमपीपीपी, ये ठोस है तो इसका एमपीपीपी हाई होंगे, इसके लो होंगे। रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड के बीच होने वाली रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ये धीमी गति से होती है, ये धीमी गति से होती है। विद्युत धारा का प्रवाह इसके सॉलिड अवस्था में तो नहीं होता, किंतु इसकी पिघली और जलीय अवस्था में होता है, इसके जलीय और पिघली अवस्था में नहीं होता, ठीक है। ये थे अपने बॉन्ड के बारे में, इसको समझिए और समझने के बाद फिर हमें इसका प्रयोग बताइए, तो कैसे लगा, अच्छा लगा तो बताइएगा, और भी लोगों को आगे 9 मिनट के लिए पढ़ें।